Class 12th, exercise 2.16 showed that normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of a charged surface to another given by E2 minus E1 dot product with unit vector is equal to sigma upon epsilon naught। तो यहाँ पे मेरे पास n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट एंड सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। The direction of n is from side 1 to 2. Hence, just show that outside a conductor, the electric field is sigma n cap over epsilon naught। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक चार्ज सरफेस ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट ले लेता हूँ। इनफाइनाइटली मतलब इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। लाइक डैट आपको समझाने के लिए मैंने एक ऐसी शीट ले ली, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग, तो वो इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट पे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ ड्राइव करना है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या आएगा। तो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि फॉर ए पार्ट यूज गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। लाइक अब मेरे पास ये शीट है, तो यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसे काटते हुए बाहर जाएगा ये मेरा सिलेंडर। तो लाइक डैट इस तरह से अब मैंने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे बना ली। यहाँ पे मेरे पास इसका सर्कुलर एरिया मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। तो ये सर्कुलर एरिया सेम है और ये एरिया भी सर्कुलर सेम है, तो इसे भी मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। अब मेरे पास इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यूनिफॉर्म सिग्मा चार्ज डेंसिटी पर यूनिट स्क्वायर। सो लेट अब इस गॉसियन सरफेस पे मैं किसी पॉइंट पी, लेट यहाँ पे मैं ज्यूम कर लेता हूँ, लेट पॉइंट पी, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होती है, लाइक दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सरफेस एरिया वेक्टर आ गया, वो भी नॉर्मली आउटवर्ड हो गया। सो एस इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, अब थीटा इज इक्वल टू 0। तो यही सेम सिनेरियो मुझे इस सर्कुलर सरफेस पे भी मिलेगा। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट ई इस तरफ और मेरा सरफेस एरिया वेक्टर एस ये भी इस तरफ। तो यहाँ भी मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, 0। अब पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो आप एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये मेरे पास क्या है, थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग मेटेलिक शीट। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात कर लेते हैं। क्लियर। सो बाय डेफिनेशन हमें मालूम है फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, इसे हम कैपिटल फाई से भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉसियन, हम गॉसियन सरफेस की बात करें, सरफेस। सो अब मेरे पास गॉसियन सरफेस बनी है, उस पर मेरे पास दो सर्कुलर एरिया हैं, ठीक है। लाइक ये आप इसे फ्लैट भी कह सकते हैं, फ्लैट सर्कुलर एरिया। एंड ये मेरे पास आ गया कर्व्ड, क्योंकि ये कर्व्ड है, ठीक है। सिलेंडर आप अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हमारा पेन एक सिलेंडर होता है, लाइक है ना, ये ऐसे आ गया। तो एक एरिया मेरे पास ये आ गया फ्लैट सर्कुलर एरिया, और दूसरा एरिया फ्लैट सर्कुलर एरिया ये आ गया, और ये मेरे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया, दिस वन है ना। सो मेरे पास जो कर्व सरफेस एरिया है उससे मेरे पास जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो लाइक इस वर पॉइंटेड होगा, हर एक पॉइंट से इस तरह पॉइंट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके साथ, तो एक पॉइंट ले लूँ कर्व सरफेस एरिया पे, तो ये मेरा आ जाएगा सरफेस एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें मालूम ही है इस तरफ, तो इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90। अब मेरे पास तीन सरफेसेस आ गई। सो लेट इसे हम मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं हम 1 पॉइंट। सो A2 और A1 तो इक्वली होंगे, तो इसने हमने एरिया को A ही मान लिया। सो 5 कम्स आउट टू बी। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब मेरे पास तीन एरिया आ गए ड्यू टू दिस टू फ्लैट सर्कुलर एरियाज। सो इसका एरिया हम A प्लस A रख लेते हैं कि इन दोनों सर्कल्स के कारण मेरे पास जो एरिया बना वो इतना हो गया, एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया CA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है वहाँ पे मेरे पास थीटा कितना बन रहा है, मेरे पास 90 डिग्री। लाइक आपको समझाने के लिए यहाँ पे अगर मैं E और DS कर दूँ, मतलब CA का, तो इसमें मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा, cos 90। इसको सॉल्व करेंगे तो E DS
cos 90, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है 90, हमें मालूम है cos 90 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू मेरे पास e से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगी 0, तो ये होगी 0। तो अब मेरे पास टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, a प्लस ए 2a, सो इसे हम लिख सकते हैं 2EA। अब ये मेरे पास आ जाएगा फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। अब बाय गॉस लॉ, हम यहाँ पे गॉस लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें मालूम है फाई किसके इक्वल होती है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मेरी जो गॉसियन सरफेस के अंदर की चार्ज की बात हो रही है, सो अब क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कितना इसके अंदर चार्ज हो सकता है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितना बड़ा हमारा सिलेंड्रिकल का रेडियस लेंगे उतने ही ज़्यादा चार्ज आएगा, तो सिग्मा को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मुझे चार्ज मिलता जाएगा। सो बाय डेफिनेशन हमें मालूम है माई सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया, आप कह लीजिए पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मेरी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल, अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे पी पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे भी मुझे ई की वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मेरा सेम ही रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैं डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट शीट के कारण। सो अब यही रिजल्ट हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको पूरा डिटेल में करा दिया कि ये हमारा एक्सप्रेशन कैसे आया, तो आप चाहे इसे शॉर्टकट मेथड से भी याद रख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि वी नो डैट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना, ये हमारे पास इतना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट एग्जामिनर ने कहा है कि आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपके नंबर ना काटे जाएं। तो अब इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए उसने कहा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी। अब हमने जहाँ तक पढ़ा है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं, तो अब इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ डिसकंटिन्यू फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर बाय गिवन, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि हाँ कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारे पास डिसकंटिन्यूट हो सकती हैं। कैसे, इसे हम देखते हैं एक एग्जांपल की वजह से। यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन बी डिसकंटिन्यूस एंड देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ दैट। सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, हम होलो चार्ज स्फीयर ले लेते हैं। देखिए इनसाइड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ठीक है, बिल्कुल जीरो होती जा रही है। आपको यहाँ पे रफली समझाऊँ तो कि यहाँ पे भी जीरो, इस पॉइंट 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 पे जीरो। जैसे ही मैं सरफेस से पहुँचा मेरे पास अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जीरो से हमने एकदम जंप मारा E1 तक, तो इसे हम कह देते हैं डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा रहा कंसेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला। तो आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो अब जैसे हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया था, जैसे हमें मालूम है कि अगर मेरे पास प्लेन शीट आ रही है तो लेट इसके आउटसाइड कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ P, हम P पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, पॉजिटिव Q सभी जगह। तो अब यहाँ से मैं एक पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, लाइक इस डायरेक्शन में जाएगी। ये मेरे पास आप मान लीजिए साइड 2 आ जाएगी और ये मेरे पास मान लीजिए आप साइड 1। देखिए ये जो मेरी शीट है ये काफ़ी थिन है, मतलब आपको समझाने के लिए, अगर जैसे ये काफ़ी थिन शीट है, अगर यहाँ पे मैं कोई चार्ज रख रहा हूँ लाइक डैट, है ना, यहाँ पे एक चार्ज रखा तो ये इसके बैक साइड भी शो होगा, देखिए ये ऐसे, ठीक है। सो यही चार्ज मेरा दोनों तरफ शो हो रहा है, क्लियर। अगर ये थिन शीट है, काफ़ी ज़्यादा थिन शीट है, तो अब मेरे पास यहाँ पे भी चार्ज आ गया, इसके बैक साइड भी चार्ज आ गया। हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड निकलती है, क्लियर। तो अब
जो ये सरफेस बनी मेरी, सो अब देखिए अगर ये मेरी शीट है तो हमें मालूम है नॉर्मल टू सरफेस मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे भी चार्ज शो हो रहा है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा। सो अब पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू साइड 2 और ड्यू टू साइड 1। सो लेट हम मान लेते हैं कि यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर को भी जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर को भी आएगा। सो एट अ पॉइंट अब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं ड्यू टू साइड 2 एंड ड्यू टू साइड E1। तो आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि साइड 1 to 2 है ना, आप नॉर्मल वेक्टर को पॉजिटिव ले लीजिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को पॉजिटिव ले लीजिए। सो इसी तरह 2 से 1 फिर हमें जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उससे हमें ले लेंगे नेगेटिव। तो एट पॉइंट P अब हम E1 और E2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जैसे हमने एक्सप्रेशन किया था कि हमने पहले किया था E इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिग्मा 0.2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने अच्छी तरह ड्राइव करके देख लिया। सो अब यहाँ पे मैं E1 ड्यू टू साइड E1 की तरफ से देखना चाहूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा तो यूनिफॉर्म है होल शीट के लिए, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन देखिए E1 की, इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव एन कैप। E2 मेरे पास कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पॉजिटिव एन कैप। अब पॉइंट P पे हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट हम उसे E से डिनोट कर लेते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो किसके इक्वल होगा, ये किसके आ जाएगी E2 माइनस E1 के। यहाँ पे मेरे वेक्टर्स थे, सो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं कि वेक्टर्स की बात चल रही है क्योंकि यूनिट एन कैप हमारे पास है। सो अब इसमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लाइक माई E2 माइनस E1 वेक्टर। अब मेरे पास E2 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप माइनस और E1 की सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो अब यहाँ से हम सिंपली प्लस कर सकते हैं। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। सो 2 से 2 गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। तो ये मेरे पास ड्राइव हो गया रिलेशन। सो एट अ पॉइंट P हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इसे हम चेक करते हैं हमारे एग्जामिनर से। तो जो एन कैप है वो अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे देख लेते हैं ये यहाँ कैसे आएगा। लाइक अब देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कर दूं एन कैप तो ये मेरा बन जाएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर इनटू एन कैप, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों साइड इसका। सो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट एन कैप डॉट एन कैप। हमें मालूम है जैसे हमने क्लासेस में पढ़ा है आई कैप डॉट आई कैप ये किसके इक्वल होता है 1 के। सो इसी तरह ये भी मेरा 1 बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 इंटू एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया जो फर्स्ट पार्ट था। उसने आगे क्या पूछा था मेरे पास कि आउटसाइड, लाइक यहाँ पे कि जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा एन कैप और एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें जो ये मेरी इक्वेशन है, लेट इसे इक्वेशन मान लेते हो रोमन 1, तो ये कि हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये आउटसाइड ही, तो ये मेरा जो ये टर्म आ रही है इसका मतलब ही आउटसाइड है ना, कि हम आउटसाइड की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमने पहले ही शो कर दिया है। तो एग्जामिनर ने हमें द्वारा कहा इसे शो करने को, तो अगर हम शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये इक्वेशन ठीक है, ये आउटसाइड के लिए है। सो आउटसाइड के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सरफेस को मैं अगर थोड़ा सा बना दूँ, ठीक है, थिक बना दे थोड़ा सा, तो जो मेरा ये पॉइंट है, जो ये फेस है साइड 1 फेस, वो इनसाइड आ गई। सो हमें मालूम है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होती है 0। सो यहाँ पे मेरा जो E1 की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी इनसाइड। ठीक है, हमने मान लिया कि ये अब इनसाइड है। क्लियर? तो ये पॉइंट P आउटसाइड हो गया सरफेस टू से। तो अब हमारी E2 मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, E2 इंटू एन कैप इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। हालांकि ये भी हमारा सही है कि E2 माइनस E1 हमारा आउटसाइड लिया हुआ है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने
प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसके चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट कह रहा है शो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर। अब हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि हमने नॉर्मल कंपोनेंट तो प्रूफ कर दिया था कि भाई ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, इसकी वैल्यू सडनली जंप करती है ना, लीनियरली नहीं बढ़ रही, एकदम जंप लेके बढ़ रही है, तो उसे हम डिसकंटिन्यूस कहते हैं। अगर हमारी वैल्यू लीनियरली बढ़ती रहे, ठीक है, बोथ साइड्स सेम आती रहे हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस के साथ साथ, तो उसे हम कहते थे कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इसकी हम वर्डिंग देख लेते हैं, हम इसे कैसे लिखेंगे। हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को यूज करना है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप जीरो होती है, इस हिंट को हम यूज करेंगे। सो वर्डिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस, मतलब सेम रहेगा थ्रू एवरी पॉइंट फ्रॉम द वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर। अब देखिए हमारे पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है। मान लीजिए ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ टू पार्ट्स में, लाइक नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट टू द सरफेस। अब ये तो हमारी वर्डिंग, अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करके देखेंगे। जैसे हमें कहा है कि अब हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो हम कोई भी एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं। लेट अब इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये, सो लेट हम इसे रख लेते हैं E2। सो इसका अब नॉर्मल कंपोनेंट हमने मेरे पास क्या आ गया EN2, और टेंजेंशियल कंपोनेंट अलॉन्ग द टेंजेंशियल, सो लेट अगर इसे हम दे देते हैं ET2, T फॉर टेंजेंशियल, लेट ये थीटा आ गया। तो सेम वे से अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेट हम E1 मान लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट इसका भी नॉर्मल कंपोनेंट ये आ जाएगा EN1, तो इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट अब मेरे पास ये आ जाएगा ET1। सो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ से मेरे पास अब ET2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 cos थीटा, और सेम वे से हमने इसे कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, ये आ जाएगी E1 T cos थीटा। क्लियर। सो हमें प्रूफ करना है कि ये ET2 और ET1 हमारे लिए इक्वल आनी चाहिए। सो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दी हुई है हिंट में कि वर्क डन जीरो है। ये कहाँ से हमें मिला, हिंट से। सो हमें मालूम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E.dl ये वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्क डन मेरे पास कितना आ गया, जीरो, तो ये आ गया जीरो। मेरे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, E2 माइनस E1। किसी पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था कि E2 माइनस E1 मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट एनी पॉइंट। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ E2 माइनस E1 डॉट प्रोडक्ट विद DL, तो ये किसकी इक्वल है, जीरो के। अब हम जब भी डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा आता है। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू E2 माइनस E1। सो यहाँ पे अब हमने डॉट प्रोडक्ट खोलिए तो वेक्टर्स गायब हो जाएंगे, DL कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए मेरे पास E2 माइनस E1 और कॉस थीटा ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। सो माई E2 माइनस E1 ये बाहर आ गया, साथ में मेरा कॉस थीटा भी बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया सिर्फ DL इज इक्वल टू जीरो। अब मालूम हमें इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या होती है, L लेंथ ही बच जाएगी। सो E2 माइनस E1 इंटू कॉस थीटा इंटू L, सो लेट इट बी कैपिटल L मान लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो। अब मैं L को उधर जाकर डिवाइड करूंगा जीरो से, तो इट बिकम जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, E2 cos थीटा माइनस E1 cos थीटा। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माई E2 cos थीटा इज इक्वल टू E1 cos थीटा। सो फर्दर अब देखिए E2 cos थीटा क्या है मेरे पास, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना एट पॉइंट 2। E1 cos थीटा क्या आ गया मेरे पास, टेंजेंशियल कंपोनेंट एट E1। सो ये दोनों इक्वल हो गए, जो मेरी टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं एट टू साइड एंड साइड वन, ये यहाँ पे इक्वल आ गए। हेंस द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस। तो हम इसे कह दें कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।